तुम्हारी ऐसी की तैसी। तुमने क्या सोचा कि हम ऐसे ही बेवकूफ़ हैं, गधे हैं? हमें कश्मीर में जिहाद को कायम रखने के लिए जो पाकिस्तान का मेन इंटरेस्ट है वो कश्मीर की वैली में नहीं है। पाकिस्तान का मेन इंटरेस्ट में है। तो जो वाज मेड टू टेक द ब्लेम, हु इज नॉट ओनली ए सोल्जर ऑल्सो अ क्रिमिनल। इनका बहुत बड़ा एजेंडा ये है कि इंडिया को आगे ना बढ़ने दिया जाए। तो ये सारे एशियन टाइगर्स है ना, ये तो कब्ज हैं। उसने फिर ये 26/11 को अनलीश किया। येट द कीज उस सीक्रेट तिजोरी की, जिस तिजोरी में पाकिस्तान का सारा न्यूक्लियर कारोबार और उसकी पूरी कहानी थी। तो जो ये गरीबी है, इतनी बेरोजगारी है, पर इनको परवाह नहीं है, बिकॉज दे आर एन एलीट एंड दैट एलीट लिव्स इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड। तो ये गवार थे जो ये आजकल तालिबान कहलाते हैं। तो जो इस वर कंपोनेंट्स ऑफ द डीप स्टेट, मुशर्रफ मोल्डिंग देम इनटू द तालिबान। उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे आएंगे से। पैसे चाहिए क्यों? मनी लॉन्ड्रिंग मशीनरी है जो कि ये नार्को मनी को लेजिटिमेट कर देती है। तो जो दैट इज द पर्पस, स्टोन वॉल डिनाई, स्टोन वॉल डिनाई, स्टोन वॉल डिनाई। फॉर दैट 500 crores that they are spending, we are spending about 25-30,000 crores to contain the insurgency, and this is a recurring expenditure. तो जो simply slaves in this narco empire. पैसा तो है कि एक्चुअल दुश्मनी है इंडिया पाकिस्तान के साथ। What is the real motivator behind all of this? So they believe they are among the most capable people in the world, and the West has not recognized them. वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द सिलेबस ऑफ लाइफ। आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है। आज मैं एक ऐसी चीज़ एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ जो जब मैंने पढ़ा उसके बारे में, जब मैंने समझा उसके बारे में, तो मुझे यकीन नहीं हुआ। टू बी फ्रैंक, इट सीम्ड लाइक इट वाज द स्टफ ऑफ मूवीज। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बुक एंड द जेंटलमैन हु रोट दिस बुक। द बुक इज कॉल्ड द न्यूक्स, द जिहाद, द हवाला एंड क्रिस्टल मेथ। टाइटल से सुनने में यू गेट द फीलिंग एज टू हाउ इट इज़ कनेक्टेड, बट इट इज़ इंटीमेटली कनेक्टेड। The author of the book is none other than Shri Iqbal Chand Malhotra, very knowledgeable person, very eloquent speaker और जियोपॉलिटिक्स के एक बहुत ही कीन स्टूडेंट और टीचर। उनसे बात करेंगे, समझेंगे कि हमारे आसपास दुनिया में हो क्या रहा है। आई एम श्योर जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, अगर आपका वैसा हुआ, आपको एक फीलिंग आएगी कि आपको आइडिया भी नहीं है कि ये दुनिया में किस कॉम्प्लिकेटेड लेवल की कॉन्स्पिरेसीज एक्चुअली में हमारे आसपास चल रही हैं। तो चलो उसको अनकवर करेंगे and let's get right into it. Sir, welcome to the podcast. My pleasure. Thank you, आपने ये टाइम दिया, और उससे भी बड़ा थैंक यू कि आपने ये किताब लिखी जिस पे कोई शक नहीं है कि कभी ना कभी तो पिक्चर बनेगी। इट इज़ द स्टफ ऑफ मूवीज। भाई मैं तो चाहता हूँ कि पिक्चर बने और कोई प्रोड्यूसर आए या कोई वेबकास्टर आ जाए और कहे कि भाई आपसे राइट्स ले रहे हैं। सर, जितनी पिक्चर हम बना सकते हैं आज हम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। बट मज़ेदार बात ये है सर कि पिक्चर बने या ना बने, इट्स ट्रू एंड द ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन कहते हैं। तो ये किताब पढ़ने के बाद मेरे को वो फीलिंग आई। भाई मैं तो एक्चुअली फिल्म मेकर हूँ। तो आई ग्रेजुएटेड इनटू राइटिंग बुक्स। तो मैंने एक ना ये फिल्म मेकर के दायरे से लिखी है कि इट्स अ विजुअल बुक। तो मैं जब एक चैप्टर मैंने डील किया है तो मैं उसको पहले विजुअली देखता हूँ कि ये कैसे चल रहा होगा, क्या सीन होगा। और मैं इलाकों में घूम चुका हूँ कई बार, तो मुझे इमीडिएटली पता चल जाता है कि भाई ये सीन ऐसे होगा, ये ऐसा हुआ होगा। तो फिर वो थोड़ा सा उसमें दिलचस्पी आ जाती है हाँ इन द नैरेटिव, तो इट बिकम्स स्पाइसी। सर वैसे ही स्पाइसी है बिकॉज आई थिंक ऑफ द लैंग्वेज यूज़ करते हो आप, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते। यू जस्ट से इट एज इट इज़। या दैट्स द वे टू से इट। ये ऐसे ने ये किया तो ये किया, ये उसकी एविडेंस है और ये उसकी स्टेटमेंट है। इसके एक दिन के बाद ये हुआ, अब आप खुद अपने दिमाग लगा के यू कैन पुट 2 and 2 टुगेदर। और सारी एविडेंस इसमें लिस्टेड है इसकी बिब्लियोग्राफी में। बिल्कुल कि कहाँ से ये एविडेंस लिया गया है। नहीं, इसमें CIA के डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए हैं आपने और बहुत अथॉरिटेटिव वो हैं इसमें, इंक्लूडिंग द विकीलीक्स इज़ वन ऑफ द सोर्सेज। फिर टाइटल पे आते हैं। टाइटल में आपने सिर्फ 4 शब्द यूज़ किए हैं, द न्यूक्स, द जिहाद, द हवालास एंड द क्रिस्टल मेथ। एक एक करके समझना ज़रूरी है क्योंकि ये जो हमारे आसपास कॉन्स्पिरेसी चल रही है, जोक्स अपार्ट, सीरियस इशू है और लोगों को पता नहीं है कि इस लेवल पे गेम हो रहा है इंटरनेशनल स्केल पे, और हमारे पड़ोस में नहीं हमें अफेक्ट कर रहा है। हमारे मतलब पंजाब में इफेक्ट कर रहा है, मणिपुर से अफेक्ट हो रहा है, वहाँ से सब ये सप्लाई आ रही है ड्रग्स की। तो ये जो इंटरनेशनल गेम है इसका प्रभाव हम पे पड़ रहा है, आप चाहे मानो या ना मानो। इनफैक्ट तो है ही सर, मतलब इज वन ऑफ द मेन एजेंडाज। और जो सरप्राइजिंग बात थी अबाउट द जिहाद वो ये है कि अभी भी वेरी वेल
इट इज़ वेरी मच अलाइव पाकिस्तान में। पाकिस्तान में 4 बारी ये रिसर्जेंस हो चुकी है, आपने इसमें लिखा। वो पाकिस्तान में नहीं, वो तो अखंड भारत में था। अखंड भारत, द लार्जर अफगानिस्तान वगैरह सब में। 19th सेंचुरी में 1865 के आसपास जब ये पहली लड़ाई हुई थी आज़ादी की, तो उसके बाद में उस लड़ाई में जो आज़ादी के लिए जो मेन 2 कौमें लड़ रही थी, वो एक तो ब्राह्मण थे और एक थे मुसलमान। तो इन दोनों का मिलन हुआ था और ये दोनों आज़ादी की जंग लड़ रहे थे। तो उस समय इन्होंने एक फ़िलॉसफी बनी थी कि भाई ये जो अंग्रेज़ आए हैं उनका जो प्रभाव है वो मुसलमानों के लिए सही नहीं है, उनके कल्चर के लिए सही नहीं है। क्योंकि जो हिंदू थे उन्होंने वो जो चेंज थी उसे अपना लिया था, तो अंग्रेज़ी सीखने लग गए थे, अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़ने लग गए थे और विलायत जाने लग गए थे पढ़ने के लिए। मेरे खुद के दादा 1865 में इंग्लैंड गए थे डॉक्टर बनने के लिए। पर जो मुसलमान थे वो बड़े इनवर्ड लुकिंग थे, तो उन्होंने एक ये देवबंद मदरसा खोला था। ये देवबंद दिल्ली से कोई 100-150 किलोमीटर दूर है, और उसकी फ़िलॉसफी ये थी कि ये जो अंग्रेज़ हैं इनके ख़िलाफ़ लड़ना है और हमें अपने आप को और अपनी आइडेंटिटी को, अपने अस्तित्व को महफूज रखना है। तो एक लड़ाई शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश में। इट वाज नोन एज यूनाइटेड प्रोविंसेस इन दोज डेज। तो शामली एक शहर है, तो वहाँ पे एक आज़ाद साम्राज्य की घोषणा हुई थी, लेकिन फिर अंग्रेज़ सेना ने उनको क्रश कर दिया था, परास्त किया। तो वो पहला जहाद वो था अगेंस्ट द वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट, क्योंकि इनका दुश्मन, जो मेन दुश्मन हमेशा रहा है, वो अंग्रेज़ रहा है बिकॉज ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एंड बिकॉज उन्होंने सोचा कि अंग्रेज़ों ने उन पे बड़े अत्याचार किए। तो दूसरा जहाद था 1916-17 में, जिसे कहते हैं सिल्क लेटर मूवमेंट। तो वो भी अंग्रेज़ों ने दबा दिया। अब क्या हुआ कि जब ये पहली विश्व युद्ध शुरू हुई, तो उस समय अंग्रेज़ों को रिक्रूटमेंट करनी थी क्योंकि फ़ौज की ज़रूरत थी, और इंडियन जो सिपाही थे, सोल्जर्स थे, वो लड़ने गए पश्चिम यूरोप में, लड़ने गए नॉर्थ अफ्रीका में, मिडल ईस्ट में, बसरा में, इराक में। तो भारतीय सेना वैसे अंग्रेज़ों की अधीन 1841 से लड़ रही है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। जैसे कि चीन में भारतीय सेना 1841 से लेके 1939 तक रही, 98 साल। तो पहले ही विश्व युद्ध में जो मुस्लिम उलेमा थी हिंदुस्तान में, उन्होंने अंग्रेज़ों से कहा कि भाई देखिए, आप हमें एक गारंटी दीजिए कि आप जो ये ऑटोमन एम्पायर है, जो इस्लाम का सबसे बड़ा एम्पायर था उस समय, उसको आप महफूज रखेंगे, उसको आप तोड़ेंगे नहीं इस लड़ाई के बाद। तो उन्होंने कहा कि इस शर्त पे हम इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपको फ़ौजी देंगे, रिक्रूट्स देंगे। तो मुसलमान काफ़ी गए लड़ाई में, और पर क्या हुआ कि लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों ने ऑटोमन एम्पायर को भंग कर दिया और टर्की बन गया। टर्की वाज द सेंटर ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, और उन्होंने लाइनें खींच ली वहाँ पे पूरे पश्चिम एशिया में कि, और वो लाइनों ने ये जो सटल्टीज़ हैं और जो नुआंसेस हैं और जो एथनिसिटी है, उसको उन्होंने नज़रअंदाज किया, और यहूदियों के लिए एक जगह भी बनाई इज़राइल, पैलेस्टीन में। तो मुसलमानों ने वो भी हज़म कर लिया। फिर जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तो उन्होंने फिर कहा कि भाई अब हमें एक आज़ाद देश चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, तो तभी हम इस जंग में घुसेंगे। तो वो जंग में घुस गए। उनको अंग्रेज़ों ने आश्वासन दिया कि भाई ये आपका पाकिस्तान बन जाएगा, और अंग्रेज़ों की अलग कंपल्शन थी पाकिस्तान बनाने की। तो ज़्यादातर जो सैनिक थे वो सारे इसके पंजाब के से आते थे। सो पंजाब वाज प्रिडोमिनेंट इन सप्लाइंग मैन पावर टू द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। तो उसके बाद में जो उनको पाकिस्तान मिला, अकॉर्डिंग टू मिस्टर जिन्ना, इट वाज मौत रिटर्न पाकिस्तान, मतलब कीड़ों का खाया हुआ पाकिस्तान। तो उसके बाद ये अंग्रेज़ों की लोग जानते नहीं है कि अंग्रेज़ों की हुकूमत ये पाकिस्तान में 1956 तक रही।
जबकि वो रिपब्लिक बना इस्लामिक रिपब्लिक, तब तक वो मोनार्की था और उसकी जो बेगम थी वो क्वीन एलिज़ाबेथ II थी। और पाकिस्तान को मिलिट्री अलायंसेस में अंग्रेज़ों ने ही डाला, अमेरिकन्स ने नहीं डाला। अंग्रेज़ों ने कहा कि भाई ये एक फर्टाइल जगह है मिलिट्री अलायंस के लिए, तो इसमें हम इनको शामिल कर देते हैं। तो वो कोल्ड वॉर का ज़माना था, तो विली निली वो जिहाद में सोवियट्स और कम्युनिज़्म के ख़िलाफ़ वो भी उसमें शामिल हो गए। और 79 में ये सोवियत इन्वेजन हुआ अफ़गानिस्तान का, और फिर ये अमेरिकन उनके पास आए, पाकिस्तानियों के पास, कि भाई ये अफ़गानिस्तान में इन्वेजन हुआ, हम समझते हैं कि जो हम एक जिहाद शुरू करें, रिलीजियस वॉर शुरू करें, तो वी कैन डिस्ट्रॉय द सोवियत एम्पायर, उसमें आप हमें मदद करेंगे तो हम आपको इतने पैसे देंगे। तो जनरल ज़िया ने उनको कहा, दिस इज़ पीनट्स, आई डोंट वर्क फॉर पीनट्स, यू ओपन अप योर कॉफर्स, अपने संदूकों को खोलो, अपनी तिजोरियों को खोलो और पैसे दो, तब हम इसमें शामिल होंगे। तो वो जिहाद में शामिल हो गए। तो वो तीसरा जिहाद था, बिकॉज इट वाज अगेंस्ट वाइट नेशन, द रशियंस, जो कि काफिर थे और उनके खिलाफ था। वो जिहाद 89 में ख़त्म हुआ, 1989 में, जबकि रशियन सेना जो है वहाँ से विड्रॉ कर गई। अब उसके बाद अमेरिकन ने सोचा कि भाई ये तो काम ख़त्म हो गया, अब हमें इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो वो छोड़ के चले गए। तो उनको आई बड़ी खुंदक कि भाई ये इन्होंने हमारा फिर से इस्तेमाल किया, 3 बार इस्तेमाल किया, 3 बार हमारा बेवकूफ़ बनाया, पैसे आने बंद हो गए। पैसे आने बंद हो गए। तो फिर इन्होंने प्लान किया कि भाई इनको सारा सदमा दिया जाए, धक्का दिया जाए। तो फिर ये 9/11 हुआ, और उसके बाद में अमेरिकन्स आ गए अफ़गानिस्तान में, और फिर इन्होंने अमेरिकन्स के ख़िलाफ़ चौथा जिहाद शुरू किया 2004 से। फिर जो स्टार्ट करने वाले लोग हैं, जो आप बुक में रेफर करते हो एज द डीप स्टेट, हाँ, पाकिस्तान डीप स्टेट, कौन कौन है सर उसमें? देखिए इसमें तो कई लोग हैं। पाकिस्तान आर्मी चीफ है, ISI का चीफ है, पाकिस्तान के IB का चीफ है, उनके आर्मी नेवी एयरफोर्स का चीफ है, उनके कई ये नौकरशाह हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। तो 8-10 बंदों का एक कबाल है जो कि ये डीप स्टेट कंट्रोल करता है। बट डीप स्टेट, व्हाट इज़ द डीप स्टेट? डीप स्टेट जो होता है कि जो आपके डिफरेंट ऑर्गन्स को रन करता है ना स्टेट के, हाँ, वो डीप स्टेट कहलाते हैं। अब उनको ऑर्डर मिलते हैं, अब वो ऑर्डर कैसे इम्प्लीमेंट करे, जो नेता होता है, लीडर होता है, उसको पता नहीं, बिकॉज ही डजंट नो टू व्हाट एक्सटेंट और कितनी पैशन से, कितने जज्बे से वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट करेंगे। अब डीप स्टेट का जो हमारी जो मेरी किताब में और जो कंटेम्प्रेरी टाइम्स में हमारे दायरे में एक खिलाड़ी आता है, वन प्लेयर, वो है प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ। अब मुशर्रफ जो है ये 1993 में डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस था पाकिस्तान आर्मी में, ठीक। और ये आप समझिए मेजर जनरल था। बेनज़ीर भुट्टो की सरकार थी, तो उसने बेनज़ीर को पट्टी पढ़ाई कि भाई हमें कश्मीर में जिहाद को कायम रखने के लिए पैसों की ज़रूरत है, तो आप थोड़े पैसे एलोकेट करिए। लेकिन मेन मकसद ये था कि 89 में जब सोवियट्स निकल गए अफ़गानिस्तान से, तो वहाँ पे सिविल वॉर शुरू हो गई, और 1982 के आसपास पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की ISI ने थ्रू डिफरेंट जनरल्स जो कि उनके मुतबन्ने थे, उनके मतलब कटआउट्स थे, उनमें से एक था लेफ्टिनेंट जनरल फजलुल हक, उन्होंने ओपियम रिफाइनिंग बिजनेस को बड़ा ही एक रिफाइंड मैनर में स्ट्रक्चरल ओवरसाइट देके उन्होंने उसका जन्म दिया। और कोलंबियन माफिया के साथ में ड्रग माफिया, जो आपका पाब्लो एस्कोबार है, जिसके बारे में लोग काफ़ी जानते हैं, जो नेटफ्लिक्स देखते हैं, जो नार्को सीरियल है, तो एक रियल लाइफ किस्सा था। तो उनके साथ में अलायंस हुआ, तो वो ड्रग्स का धंधा चल रहा था। पर जब अफ़गानिस्तान में सिविल वॉर हुआ तो 89 से, तो वो धंधा तितर बितर हो गया, क्योंकि जो क्या कहते हैं ड्रग लॉर्ड्स थे वो इंडिपेंडेंट हो गए और उनके ऊपर कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं थी। तो पाकिस्तान ये चाहता था कि कंट्रोलिंग अथॉरिटी वापस आ जाए और वो एक स्ट्रक्चर में पूरा जो बिज़नेस है वो आ जाए, और वो देश एक स्ट्रक्चर में आ जाए। क्योंकि अफ़गानिस्तान की जो इंटेलिजेंसिया थी, उसके जो पढ़े लिखे लोग थे,
कम से कम आप देखिए कि 80 के दशक में 4 मिलियन 40 लाख लोग वहाँ से निकल गए। तो जब 40 लाख लोग निकल गए, उसकी इस वक्त आबादी 30-40 मिलियन होगी, तो 10% तो निकल गए पढ़े लिखे। बाकी तो ये गंवार थे जो ये आजकल तालिबान कहलाते हैं, ये तो सब रूरल एरिया के किसान हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, मतलब, और वो एक ट्रेडिशन पे चले आ रहे हैं। तो ये उनको एक लीडरशिप की ज़रूरत थी, तो उन्होंने ये तालिबान क्रिएट किया। अब ये तालिबान कैसे क्रिएट किया कि एक मदरसा था पाकिस्तान में, अभी भी है, बड़ा प्रोमिनेंट मदरसा है, कॉल्ड द हकानी मदरसा। उसका जो प्रिंसिपल था, या आप बोलिए चेयरमैन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ था, मौलाना सामीउल हक, उसको इन्होंने टैप किया। उन्होंने कहा कि भाई आप हमें, मुशर्रफ ने कहा कि आप हमें यहाँ से जो आपके ग्रेजुएट्स हैं वो हमें सप्लाई करिए, हम उनको नौकरी देंगे इस जिहाद में जो हम शुरू करने जा रहे हैं, टू कंसोलिडेट अफगानिस्तान। एंड इस पार्ट ऑफ द जिहाद दैट वी कंसोलिडेट अफगानिस्तान, एंड हम इस पे अपना इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, और हम यहाँ से वो ड्रग्स की सप्लाई को रिफाइन करेंगे, एंड वील हैव अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ नारकोटिक्स, जिससे कि हम आगे बेचेंगे तो हमें कैश थ्रू अप मिलेगा, क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके लिए फंडिंग चाहिए, और ये नेशनल सिक्योरिटी का मकसद है, एंड इट्स अ इशू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड वी नीड इट फॉर आवर सर्वाइवल। क्योंकि इंडिया जो है बड़ी तरक्की कर रहा है, और हमने कश्मीर में जिहाद लॉन्च किया, तो वो भी कामयाबी हम चाहते हैं। तो एक तो इन्होंने हकानी मदरसा को टैप किया, फिर एक ऑर्गेनाइजेशन थी जमात इस्लामी, उसको टैप किया, फिर एक तीसरी ऑर्गेनाइजेशन थी जमात उलेमा ए इस्लाम, जो कि एक मौलाना फजलुर रहमान थे, जो अभी भी हैं, वो एक मंत्री हैं, पता नहीं पाकिस्तान के सरकार में अभी हैं कि लेकिन थे। तो उनको टैप किया कि आप अपने उसमें से आप हमें सोल्जर्स दीजिए, जिहादीज दीजिए, ग्रेजुएट्स दीजिए। और चौथा था मरकज़ दावा अल इरशाद, MDI, which was the mother organization of Lashkar-e-Taiba, which was run by Hafiz Saeed. तो आप समझिए कि हाफिज सईद, फजलुर रहमान और सामीउल हक, these were components of the deep state who were supplying jihadis to Musharraf, who was then molding them into the Taliban. अब तालिबान का मेन मकसद क्या था कि पाकिस्तान की ISI का एक नेशनल लॉजिस्टिक सेल है, वो सेल बड़े सारे ट्रकिंग फ्लीट्स को कंट्रोल करता है। तो वो चाहते थे कि जो अफीम है वो जा रहा था ताजिकिस्तान में और उज़्बेकिस्तान में, तो वो NLC के जो ट्रक्स थे उनकी हिफाजत की जाए, और तालिबान उनकी हिफाजत करे ड्यूरिंग देयर जर्नी, सेफ पैसेज दे टू ताजिकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान, देन समबडी एल्स वुड टेक इट ओवर फ्रॉम देयर, फिर वहाँ से यूरोप, नॉर्थ अमेरिका वगैरह चला जाएगा। हाँ, तो ये मतलब इसको अमल में लाने के लिए इन्होंने ये प्लान बनाया था। तो वो इनका जिहाद का पहला कंस्टिट्यूएंट था, डीप स्टेट का पहला मेजर एक्शन था पाकिस्तान की डीप स्टेट का आफ्टर द न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो टू ब्रिंग दिस इनटू पर्सपेक्टिव, पाकिस्तान का डीप स्टेट डिसाइड करता है कि जिहाद करना है, चौथा जिहाद है ये। हाँ, और वो वन ऑफ द वेज टू डू इट, वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे आएंगे ड्रग ट्रेड से। हाँ, जो ये ऑलरेडी पहले एक बार सक्सेसफुली कर चुके थे। हाँ, पैसे चाहिए क्यों? न्यूक्लियर वेपन्स के लिए। न्यूक्लियर वेपन क्यों चाहिए? क्योंकि इंडिया के पास है, और डेटरेंट हो जाएगी तो फिर कोई और ज़्यादा, यू कैन नॉट बी अटैक्ड अपॉन सो इजीली। हाँ, न्यूक्लियर वेपन इज नॉट अ एंड इन इटसेल्फ, बिकॉज न्यूक्लियर वेपन देन इवॉल्व्स इनटू डिलीवरी सिस्टम, हाँ, then it evolves into tactical nuclear weapons. So it's a continuing process, it's an ongoing process. और उस ongoing process को fund करने के लिए उनको पैसों की ज़रूरत थी, which in common parlance is that a business that gives you cash throw up, राइट, पैसा उछालता रहे, तो वो तो नारकोटिक्स ही होता है। नारकोटिक्स होता है, ठीक है। तो ये इनकी प्लानिंग थी, और फॉर दिस पर्पस, पैसे कमाने के लिए और सब चीज़ के लिए, दो तरीके थे जहाँ तक मुझे समझ में आया फंडिंग के। एक, अमेरिका से पैसे लेते रहो। हाँ, अमेरिका से पैसे लेने का तरीका ये है कि उनको ये दिखाते रहो कि यहाँ पर टेररिज्म है और हम आपकी हेल्प करेंगे टेररिज्म को हटाने में, जबकि हम ही हैं जो टेररिज्म करा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही। ये इनकी ओवरऑल स्ट्रेटजी है ना, बेवकूफ़ बनाने की उनको, हाँ, जो कि ओबामा तक चली, फिर उसको समझ में आया कि ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तो ही चेंज्ड इट। हाँ, द अदर इज कि डायरेक्टली ड्रग्स उगाओ
ड्रग्स को रिफाइन करो, बनाओ और एक्सपोर्ट करो। देखिए, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था जब हम बात कर रहे थे कि देयर इज समथिंग कॉल्ड डिविएंट ग्लोबलाइजेशन. डिविएंट ग्लोबलाइजेशन. Deviant globalization is the opposite of legal globalization. Legal globalization or legitimate globalization is to integrate countries into value chains, into supply chains. Deviant globalization is to integrate crime cartels of different countries, different organizations into money laundering, into narcotics, into every illegal business. Right. जो भी नाजायज़ बिजनेस है उसके अंदर में उनको इंटीग्रेट करके पैसा कमाना, जो कि सारा मतलब ये सारा खेल जो है डार्क वेब पे होता है. एंड सो दिस इज व्हाट इज डिविएंट ग्लोबलाइजेशन एंड द ISI इज अ मेजर एक्सपोनेंट ऑफ डिविएंट ग्लोबलाइजेशन. अब डिविएंट ग्लोबलाइजेशन का जो जिसे कहते हैं ना हाई प्रीस्ट या जो मेन फिलोसफर है वो था आपका एल चापो गुज़मैन, जो कि मैक्सिकन सिनालोआ कार्टेल का ड्रग लॉर्ड है. उसने ये कॉन्सेप्ट क्रिएट किया था, उसने इस पे तवज्जो दी थी इसे कहते हैं, और उसका ग्लोबल इंसाइट था. और उसने देखा कि ये पाकिस्तान जो है ये एक बड़ा ही रिफाइंड कंपोनेंट है डिविएंट ग्लोबलाइजेशन का, क्योंकि इनके पास नॉट ओनली ए सप्लाई चेन्स है टू प्रोवाइड हेरोइन, बट इनके पास एक वेरी वेल रिफाइंड एंड स्मूथली ऑयल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मशीनरी है, जो कि ये नार्को मनी को, नार्को डॉलर्स को लॉन्डर करके लेजिटिमेट कर देती है. सरकारी अगर उनकी इन्वॉल्व है तो इससे बढ़िया क्या होगा. यू कैन नॉट फाइंड अ बेटर पार्टनर. बिल्कुल. तो इनको ISI फिर मिल गया. इनको ISI मिल गया गुज़मैन को. बट बिफोर वी कम टू गुज़मैन, हाँ, ISI के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है डायरेक्टरेट एस, यस, जो कि मेन परपेट्रेटर है. इंडिया में टेरर अटैक्स में इनका हाथ है, अफगानिस्तान में तालिबान को खड़ा करना, US को बेवकूफ़ बनाना और पूरा का पूरा ड्रग ट्रेड संभालना. ये एक डायरेक्टरेट एस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कर रही. इसको एक मेजर जनरल चलाता है. अब आज की डेट में मुझे पता नहीं कि कौन सा मेजर जनरल चला रहा है, लेकिन इसके अंदर में जो बंदे रिक्रूट होते हैं उनको बाकायदा ज़बरदस्त ट्रेनिंग मिलती है. दे आर नॉट ओनली सोल्जर्स बट दे आर इकोनॉमिस्ट्स, Okay. दे आर ट्रेडर्स, दे आर एक्सट्रीमली गिफ्टेड एनालिस्ट्स, जिनका काम है कि हर एक जो उनका बिजनेस है, जो भी उनकी नंबर 2 का बिजनेस है, जो नाजायज़ बिजनेस है, उस पर स्ट्रक्चरल ओवरसाइट देना. ठीक है. तो ग्लोबल मार्केट्स क्या कर रहे हैं, पैसा कैसे मूव हो रहा है, ग्लोबल प्लेयर्स क्या हैं, कौन सा बैंक जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा बैंक है जो कि मनी को लॉन्डर करेगा, और वो लॉन्डर्ड मनी कैसे और बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया जा सकता है, रियल एस्टेट में कैसे किया जा सकता है, अफ्रीका के अंदर में कॉफ़ी प्लांटेशंस कैसे खरीदी जा सकती हैं. तो वो सब चीज़ें जो है वो ये स्ट्रक्चरल ओवरसाइट जो है वो डायरेक्टेड एस देता है. तो इट्स यू कैन से इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए मिलिट्री एकेडमी and a business school which produces a product, a unique product, who is not only a soldier but he is a economist and he is also a criminal. Entrepreneurial criminal. Entrepreneurial criminal. Working for the ISI. Working for the ISI. Absolutely right. And the problem is that nobody in either America or India has ever even visualized the kind of person they are facing. That is why these people have remained undefeated. Undefeated indeed. बहुत सारे US presidents आ गए, बहुत कुछ करने की कोशिश कर गए, but they were not able to beat their influence. क्योंकि उनकी समझ में ये बात नहीं थी. सर ये जो complicated सा web है, इसके अंदर obviously India is a major player that has to fit in it. इनका बहुत बड़ा एजेंडा ये है कि इंडिया को आगे ना बढ़ने दिया जाए, और उसके लिए जहाँ ज़रूरत पड़ती है टेररिस्ट अटैक्स कराते हैं. और टेररिस्ट अटैक्स भी जैसे आपने बुक्स में लिखा है बड़े स्ट्रक्चर्ड तरीके से होते हैं, सोच समझ के होते हैं, टाइमली होते हैं, चीज़ों के रिटेलिएशन पे होते हैं. 26/11 जस्ट सून आफ्टर द न्यूक्लियर डील विद US. इसकी बैक स्टोरी क्या है सर? भाई इसकी बैक स्टोरी ये है कि जब ये 2004 में ये आपका ये AQ खान पकड़ा गया और पाकिस्तान बदनाम हुआ इंटरनेशनली, और उन्होंने जो उसका जो ब्लेम है वो AQ खान पे ट्रांसफ़र कर दिया कि ये एक न्यूक्लियर वॉलमार्ट
चला रहा था, हाँ, वो बेचारा, मैं उसे बेचारा कहता हूँ बिकॉज ही वॉज ए फेथफुल पाकिस्तानी हु वॉज सर्विंग हिज कंट्री, बट ही वॉज मेड टू टेक द ब्लेम। बली का बकरा बन गया। मैंने एक फिल्म बनाई थी 2004 में जो कि NHK जापान पे प्रीमियर हुई थी। इट वॉज कॉल्ड द न्यूक्लियर ग्रेड गेम। उसके बाद में मैंने 2 और फिल्में बनाई हैं ऑन दिस न्यूक्लियर मैटर। और उसमें जब ये टेलीवाइज एड्रेस हो रहा टू द नेशन AQ खान का कि वो कह रहा है कि जी मैंने ये गलतियां की हैं, सबसे पहले confession है। अंग्रेजी में बोल रहा है और पाकिस्तान में हार्डली few % पीपल अंडरस्टैंड इंग्लिश, तो वो उर्दू में बोल नहीं रहा था। तो ही वॉज स्पीकिंग टू अ वेस्टर्न ऑडियंस और वो कह रहा था कि सारा ब्लेम जो है मैंने ले लिया है, मैं गुनाहगार हूँ। अब उस इंटरव्यू की रिकॉर्ड होने के पहले जब वो स्टूडियो की तरफ जा रहा था तो PTV का बंदा आया, उसने PTV के माइक ID उसके सामने रखा, पूछा कि आपकी सुना बात हो गई मुशर्रफ वज़ीर आज़म मुशर्रफ से? उसने कहा बिल्कुल हो गई है और प्रेसिडेंट साहब ने मुझे कहा है कि भाई कोई फ़िक्र की बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ चलता रहेगा और आप अपना ये जो गुनाह है इसको आप कबूल करिए TV पे। तो मैं जा रहा हूँ गुनाह कबूल करने के लिए, और गुनाह कबूल करने के बाद में वो आके फिर मुशर्रफ के साथ में वहाँ पे उनके जो गेस्ट रूम है PTV स्टूडियोज़ में, मेरा ख्याल है इस्लामाबाद में, वहाँ पे बैठ के चाय पी रहा है। तो ये सारे शॉट्स मैंने अपनी फिल्म में दिखाए हैं कि ये कितना इसको स्पिन दिया गया कि इस आदमी ने एक पर्सनल एंटरप्राइज खड़ी की। अरे भैया, पर्सनल एंटरप्राइज कैसे खड़े कर सकता है व्हेन the whole state of Pakistan and the deep state is involved, and it has been involved since 1971 जब बांग्लादेश बना था। जिस दिन ढाका में सरेंडर हुआ था उसके 3.5 हफ्ते बाद जनवरी 1972 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का बना था, उसने एक कन्वेंशन या कॉन्फ्रेंस कहिए पाकिस्तानी साइंटिस्ट की बुलाई थी यहाँ पे मुल्तान में, और उसने कहा कि भाई हमने बॉम्ब बनाना है, हमने बॉम्ब बनाना है और आप बताइए आप बना सकते हो कि नहीं। तो ही नेवर गॉट अ सेटिस्फैक्ट्री आंसर फ्रॉम एनी ऑफ देम, क्योंकि किसी के जहन में ये नहीं था कि हम कैसे बॉम्ब बनाएंगे, हमारे पास तो उसकी फैसिलिटीज़ नहीं है या फंडिंग भी नहीं है। तो एक वो गुलाम इशाक खान था जो कि बाद में पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना है। ये बंदा जो है ये इंडियन सिविल सर्विस का ऑफिसर था और ये ICS में आया था मेरा ख्याल है 1940 में। तो इसको पोस्ट किया गया था वहाँ पे गिलगिट पे। अब गिलगिट में अंग्रेज़ों की स्पाइंग चल रही थी, न्यूक्लियर स्पाइंग सोवियत यूनियन पे। बड़ी अजीब कहानी है कि अमेरिकन्स ने एक हाइड एक्ट पास किया था अपने सेनेट में और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, और उसके तहत कोई भी न्यूक्लियर सीक्रेट अमेरिका किसी थर्ड कंट्री को दे नहीं सकता था। तो जो अंग्रेज़ थे दे वर कट आउट ऑफ द थिंग। तो रशियंस अमेरिकन्स पे स्पाई कर रहे थे कि न्यूक्लियर प्रोग्राम कैसे चल रहा है उनका, और पाकिस्तान ये अंग्रेज़ जो थे पाकिस्तान के उस इलाके से, मतलब फ्रॉम पोस्ट 47 एंड प्रायर टू 47 इट वाज पार्ट ऑफ इंडिया, वहाँ से स्पाइंग कर रहे थे रशियंस पे कि उनका प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम कैसे चल रहा है। तो रशियन स्पाई कर रहे थे अमेरिकन्स पे और अंग्रेज स्पाई कर रहे थे रशियंस पे। इट वुड मीन सिंपलर इफ द अमेरिकन्स हैड गिवन देम द टेक्नोलॉजी, पर उन्हें दी नहीं। तो गुलाम इशाक खान जो था वो एक, आप समझिए कि पहले डिप्टी कलेक्टर था, फिर कलेक्टर था, तो उसी इलाके में था। तो उसके पास ये पूरा रहस्य था, ही हैड द कीज, उसकी चाबियाँ थी उस सीक्रेट तिजोरी की, जिस तिजोरी में पाकिस्तान का सारा न्यूक्लियर कारोबार और उसकी पूरी कहानी थी। तो वो गुलाम इशाक खान को भुट्टो ने, क्योंकि ये तो 1940 में सीन में आया, अंग्रेज़ों का वो ISIS ऑफिसर था, उन्होंने उसको ट्रस्ट किया, तो उनका कोवर्ट स्पाइंग प्रोग्राम चल रहा था 1940 से लेके 1956 तक। एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई ये कश्मीर डिवाइड हुआ और भारत का विभाजन हुआ। और मैंने अपनी किताब है डार्क सीक्रेट्स, उसमें लिखा है, तो कभी उस पर बात कर सकते हैं। बट बैक स्टोरी ये है, तो 16 साल तक ही वॉज इन्वॉल्व इन द फ्रंट लाइन ऑफ द ब्रिटिश एफर्ट्स एट स्पाइंग ऑन द सोवियत न्यूक्लियर प्रोग्राम, और ब्रिटेन ने फिर अपना परमाणु बॉम्ब बनाया था एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द थेफ्ट
ऑफ सीक्रेट्स फ्रॉम द सोवियत यूनियन एंड ओवरफ्लाइट्स चल रही थी रिसालपुर से और चकलाला से अक्रॉस द सोवियत यूनियन। तो ये गुलाम इशाक खान जो है फिर 1956 के बाद 16 साल बाद भुट्टो के पास आया एंड ही वाज द मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन। तो उसको भुट्टो ने साथ रखा और वो लोग एक मिडिल ईस्ट के टूर पे गए कि पैसा इकट्ठा करने के लिए। तो उनको अबू धाबी ने कुछ घास डाली, उन्होंने कहा कि भाई हम आप $5 लाख इन्वेस्ट करेंगे आपके इस बैंक में जो कि खड़ा किया जाएगा फॉर दिस पर्पस BCCI, बट $5 लाख इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, बट वी विल गिव यू millions of dollars, but they will be on deposit and you will have to pay us a rate of interest which is above the LIBOR, London Interbank Borrowing Rate. तो उन्होंने कहा ठीक है। और एक आगा हसन आबदी था, who was a very famous banker and a very brilliant young banker, जिसने कि जो पाकिस्तान का टेरर नेटवर्क्स थे कश्मीर में जो शुरू हुए थे, स्थापित हुए थे, called the Master Cell in 1965-66, उसने उनको फंड किया था थ्रू हवालास। So he was already vetted by the Pakistani deep state because there was a man who was the CEO, or you can say the Director General of the Pakistan Intelligence Bureau. His name was A.B. Awan. He was an IPS. So A.B. Awan was an IPS officer. Pakistan. India first. India. And then 1947 he went to Pakistan. He was a Punjabi. And he was running these networks in Kashmir. And Aga Hassan Abadi was his banker who was providing funds through Hawala to the terrorists, who were the nascent terrorists who started in 1966. And then that became bigger and bigger and bigger. And then, it then mushroomed into something extremely big 22 years later in 1988 when this whole insurgency started. तो ये जो सारा प्रोग्राम था, ये पूरा का पूरा प्लान था, और गुलाम इशाक खान provided them with the guidance and they grew this bank, and then the bank went into criminal activities, it went into funding narcotics, it went into money laundering for narco terrorists and so on and so forth. सर ये बढ़ते बढ़ते how does it relate to terror attacks in India of 26/11 and then nuclear? Now in 2004 when ये जब खान का रेजिग्नेशन हुआ, डॉक्टर A.Q. खान का, तो बातचीत चल रही थी. there was about the Indo-US nuclear deal. This had been started from the time of Prime Minister Vajpayee and it continued in the time of Prime Minister Manmohan Singh. और 2005 में आपको पता है कि यहाँ पे न्यूक्लियर डील एक साइन हुई थी. Then it had to be approved by Indian Parliament and it had to then go through to the US House of Representatives and American Senate, etc. Now in 2008 जुलाई के महीने में जब ये पास हो गया था इंडिया में, तो उस समय मनमोहन सिंह G7 की मीटिंग अटेंड कर रहा था होक्काइडो जापान में, और बुश भी था, और प्रेस में स्पेकुलेशन हो रही थी कि अब डील होने वाली है. तो जिस दिन G7 की मीटिंग के मतलब बाहर बुश और मनमोहन सिंह की मीटिंग हो रही थी, उसी दिन एक डायरेक्टरेट एस के ऑपरेटिव, आई थिंक हिज नेम वाज हमजा शकूर, उसने एक कार बॉम्ब डेटोनेट किया इंडियन एम्बेसी के बाहर काबुल में, और उसमें 55 या 58 बंदे मारे गए. एंड द इंडियन मिलिट्री अटैचे ब्रिगेडियर मेहता ऑल्सो डाइड. तो बुश जो था वो बड़ा नाराज़ हुआ, क्योंकि उस समय जो ISI का चीफ था वो मुशर्रफ का रिलेटिव था, रिश्तेदार था. तो बुश वॉज वेरी एंग्री अबाउट दिस, और फिर उन्होंने फुल गियर में, फुल स्पीड में इंडो US न्यूक्लियर डील को पास करवाया, और वो पास हुआ 2008 में 10 अक्टूबर को. और मुशर्रफ ने कहा कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमने क्या सोचा कि हम ऐसे ही बेवकूफ़ हैं, गधे हैं. उसने फिर ये 26/11 को अनलीश किया. And it was about the time when Musharraf was also leaving, or he had left. But Kayani, who was the ISI chief, and then he became the Pakistan Army chief, saw the whole project through. And the stories in my book, कि 26/11 के जो पात्र थे, जो कैरेक्टर्स थे, और जो सारा कुछ हुआ था, और कैसे उनको US नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने और ब्रिटेन के जो GCHQ है, जो उनकी मॉनिटरिंग एजेंसी है,
French intelligence. and French intelligence, all of them, they exposed the lie of the Pakistanis that this was मतलब वो- rogue elements. आपने लिखा है कि उनके डिप्लोमेट्स आके इन्फॉर्मेशन दे रहे थे पाकिस्तान के ISI चीफ्स को भी, और वो दे वर कॉन्स्टेंटली डिनाइंग कि हमने कुछ नहीं किया. Yeah. So that is their purpose. Stonewall deny, Stonewall deny, Stonewall deny. That's their trademark. Yeah. But suffice to say that the deep state, directed as ISI, were all complicit in 2611. There is no denying it. और बाद में आपने कहा है कि ये ISI के चीफ बनेंगे जनरल पाशा. हाँ, शुजा पाशा उन्हीं दिनों में बने थे वो. पाशा. हाँ. और लेटर ही एक्सेप्ट्स इट आल्सो. Yeah. He accepts it also. Lieutenant General Ahmad Shuja Pasha was he's a short man. But very smart guy. Very smart guy. And during his tenure as ISI chief, there was a lot of friction with the Americans. Because वो उनको मतलब जिसे कहते हैं ना, he couldn't win them over. He was always in a confrontationist mode with them. Egoistic बंदा. Egoistic हो या basically he was protecting his nation, his deep state, his heroin business and his nuclear business and his jihadis and his non-state actors and his entire paraphernalia, because this is not a easy thing to do. You have a whole setup of trained people who are equipped, they've got money to run these terror attacks against other nations. And you look at it this way, कि हम लोगों को approximately कम से कम 30-35 हज़ार करोड़ रुपए सालाना खर्च करना पड़ता है कश्मीर की इंसर्जेंसी के लिए. इन लोगों को कितना खर्चा लगता होगा इसको चलाने के लिए? 1000 करोड़ भी नहीं, 500,000 करोड़ रुपए. And for that 500 crores that they are spending, we are spending at least about 25-30,000 crores to contain the insurgency, and this is a recurring expenditure. Right. हर साल हो रहा है. We are spending it. We have spent it over the last, आप हिसाब लगा लिए, 36 सालों से कर रहे हैं. 88 से आज 24 तक 36 साल हो गए. How much money we've spent? And they are so इतने बेशर्म हैं कि ये जो कर रहे हैं, they have the gall to say कि this is a movement of what do you call freedom fighters, locals. There's no local. You see, this is a deflection. जो पाकिस्तान का मेन इंटरेस्ट है वो कश्मीर की वैली में नहीं है. पाकिस्तान का मेन इंटरेस्ट लद्दाख में है. अब आप पूछिए क्यों? क्योंकि जो पाकिस्तान की लाइफलाइन है वो इंडस नदी है, और इंडस नदी फ्लोज फ्रॉम टिबेट थ्रू लद्दाख इनटू POK एंड देन डाउन इनटू द प्लेन्स ऑफ पंजाब. अब ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सबको पता है. और जो काराकोरम और हिमालय का इलाका है जहाँ पे ये सब पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे ये जो ग्लेशियर्स हैं, कम से कम 252 या 262 ग्लेशियर्स हैं. ये पिघल रही. ये सब पिघल रही हैं, और इनकी जो पानी है वो नदियों में आ रहा है. तो इंडस के 4 ट्रिब्यूटरीज हैं, नुब्रा रिवर, शायोक रिवर, गालवान रिवर एंड चैंगचेमो रिवर. तो इनका जो फ्लो ऑफ वाटर है वो बढ़ेगा. आपने सुना होगा कि फ्लड्स हुए लद्दाख में, फ्लड्स हुए उत्तराखंड में. ये सारा वहाँ का पानी जो ग्लेशियर मेल्ट का है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो नदी का जो डेप्थ है और जो चौड़ाई है वो उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाती, एंड द वाटर ओवरफ्लोज. तो चाइनीज़ ने सोचा कि भाई ये जो पानी है इसको हम टैप करें, और हम ये मॉडर्न हाइड्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग से ये रिवर्स को वाइडन करें सो दैट वी कैन कैरी द वाटर थ्रू. और उन्होंने $32 बिलियन के खर्चे पे 2 डैम कंप्लीट कर रहे हैं गिलगिट में इंडस नदी के ऊपर. एक डायमर भाषा डैम है और दूसरा बुंजी डैम है. वो जो 2 डैम है वो 40 गीगावाट आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे. अब पाकिस्तान की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है बिजली की वो 32 गीगावाट आवर्स है, और उसकी जो कंजम्पशन है वो 22 गीगावाट आवर्स है. तो 10 गीगावाट आवर्स की तो उनके पास में सरप्लस है. तो ये 40 कहाँ जा रहा है? ये 40 जा रहा है नॉर्दर्न चाइना में, जहाँ 90% आबादी चीन की है, और उनके पास बिजली की कमी है, उनके पास पानी की कमी है. तो वो चाह रहे हैं कि जो इंडस नदी है उसके ऊपर में उनका फुल कंट्रोल हो जाए. तो इसलिए तो इन्होंने ये सारी सलामी स्लाइसिंग शुरू की ये जो ईस्टर्न लद्दाख में, टू एक्चुअली गेन कंट्रोल ओवर द फ्लो ऑफ वाटर and to prevent any infrastructure projects from coming up
that will interfere with the flow of water, like even run of the river projects which are allowed, क्योंकि 20% पानी जो इंडस नदी का है हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज पर द इंडस वाटर, इंडस वाटर ट्रीट हम उसको कर ही नहीं रहे। सारा का सारा पानी 100% उनके पास जा रहा है। सो देर इज द बॉटल नेक बिकॉज द इंडस नैरोज नियर टुटुक ऑन द बॉर्डर ऑफ ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड इंडिया, और दे वॉन्ट टू एक्चुअली ओवरकम दैट ऑब्स्टिकल, जिससे कि वो फुल फ्लो जो है वो उनके डैम्स पे जाए। तो ये गेम कश्मीर का, लद्दाख का गेम है, पानी का गेम है। और आपको ताजुब होगा कि 1963 में जबकि चाइना ने के साथ में जो युद्ध हुआ था 62 में, वो नवंबर के महीने में ख़त्म हुआ। तो उसके बाद में प्रेसिडेंट कैनेडी ने, अमेरिका के जो उस वक्त राष्ट्रपति थे, उन्होंने हमें हथियार देने शुरू कर दिए। पर उन्होंने एक शर्त रखी कि भाई आप एक डायलॉग करो पाकिस्तान के साथ में कि आप ये कश्मीर का मसला जो है इसका हल निकालो। तो 5 राउंड टॉक्स के हुए थे। सरदार स्वरण सिंह वॉज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। 5 राउंड के टॉक्स में अल्टीमेटली 5th राउंड पे टॉक्स ब्रोक डाउन। किस सब्जेक्ट पे? कि भुट्टो ने कहा कि हमें लद्दाख चाहिए। अब आप ये बताइए कि 1963 में पार्टीशन को 16 साल हो गए, आपने देश का विभाजन किया कि मुसलमान वहाँ गए, हिंदू यहाँ रह गए, लेकिन लद्दाख के अंदर में उस समय 96% आबादी जो थी बुद्धिस्ट थी। बुद्धिस्ट। अब क्या लॉजिक है कि 96% आबादी का इलाका हम पाकिस्तान को दे दें कश्मीर के मसले को सॉल्व करने के लिए? और ये जो 96% लोग हैं, दे आर नॉट मुस्लिम्स। सो आफ्टर 16 years of partition, how can you give them to Pakistan? राइट। This was rejected by Indian government. तो ये तब से चल रहा है बिकॉज उनकी निगाह लद्दाख पे है। लद्दाख पे है, लद्दाख इज की फॉर देम, पानी का इशू है। पानी का इशू। तो ये 26/11 का अटैक हुआ, उसके बाद 13 दिसंबर का पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, उसमें भी फिंगरप्रिंट्स ऑफ द ISI एंड पाकिस्तान डीप स्टेट दैट ट्रेटेस आर ऑल। तो आप उसकी 2001 की बात कर रहे हो? तो 2001 का जो पार्लियामेंट का अटैक था ना, वो तो जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा जो एक्चुअली ये भी क्वेश्चन था, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, दीज आर ऑल फ्रंट्स ऑफ द ISI। आपने ऐसा लिखा Yes. है, उन्हीं के बनाए हुए बच्चे हैं जिनको पाल पोस के इन्होंने दे आर द नॉन स्टेट एक्टर्स इन देयर रोलोडेक्स। जो उनका रोलोडेक्स है जिसपे सारे उनके नंबर लिखे हैं लोगों के, हाँ हाँ, तो whenever they need somebody they decide who is the best party. Is it Jaish e Mohammed? Is it Lashkar e Taiba? Is it some other Markaz e Dawa or something else? वो नए नए नाम क्रिएट करते रहते हैं और ये सारा खेल चलता रहता है। बट इन द प्रोसेस इनके देश का भी तो बहुत बुरा हाल हो गया अभी आज के डेट में। दे आर रियली सफरिंग, एटलीस्ट जो पाकिस्तान के लोग हैं इकोनॉमिक वाइज। देखिए इतनी मुफलसी है, इतनी गरीबी है, इतनी बेरोजगारी है, पर इनको परवाह नहीं है बिकॉज दे आर एन एलीट एंड दैट एलीट लिव्स इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड, और उनके पास हर किस्म की सहूलियतें हैं एंड देव गॉट द लेटेस्ट वेपन्स। अब आपने पढ़ा होगा कि ये J-35 जो पाकिस्तान का, ये चाइना का जो फाइटर है 5th जनरेशन, वो पाकिस्तान को दे रहे हैं। और वो सारा J-35 तो कार्बन कॉपी है अमेरिकन F-35 का। It's completely stolen technology. So who can afford to acquire, to create the infrastructure of all these sophisticated equipments? Who can? Unless and until you are saying that actually speaking, what is your budget and what is the component of defense expenditure of your budget? और उसके अलावा जो आपका ब्लैक बजट है, जो आपका ये हफीम और ये क्रिस्टल मेथ से आ रहा है, वो कितना पैसा आप इस पर खर्च कर रहे हो? तो इफ देयर इज अ गन्स एंड बटर एनोलॉजी कि भाई गन्स पे पैसा डाला जाए कि बटर पे, जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट का ये पैराडॉक्स है कि व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट, गन्स और बटर? बट द पॉइंट इज दैट फॉर देम इट इज़ गन्स एंड बटर ओनली फॉर देम। तो जो मुफलसी है, जो गरीबी है, उसका तो उन्होंने नज़रअंदाज किया हुआ है। तो वो लोग तो दे आर सिंपली you can say serfs or slaves in this empire, and the empire is a narco empire with a nuclear deterrent. With a independent nuclear deterrent. Nobody can challenge them today. Nobody has the guts to do that. Not even the United States of America, which is the #1 superpower in the world.
अब तो उनके साथ में चाइना भी लग गया, नॉर्थ कोरिया भी है, ईरान भी है, रशिया भी उसी ग्रुपिंग में है। ये जो 5 देशों की ग्रुपिंग है, उसमें आप भूलिए मत कि पाकिस्तान इज अ वाइटल प्लेयर इन दिस गेम। सर एक बात बताइए, अब ये पूरी कहानी समझने के बाद जितनी भी हम समझ पाए, ये एक्चुअल में मोटिवेशन आपके कहने का मतलब पैसा है कि एक्चुअल दुश्मनी है इंडिया के पाकिस्तान के साथ, कि व्हाट इज़ द रियल मोटिवेटर बिहाइंड ऑल ऑफ दिस? देखिए, एक सर मोहम्मद इकबाल थे जो कि पाकिस्तान के नेशनल पोइट हैं, और जिन्होंने वो गाना लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये पासवा हमारा। वो उन्होंने एक पोइट्री लिखी है जो कि अंग्रेज़ी में उसका ट्रांसलेशन हुआ, अनुवाद हुआ है। उस किताब का नाम है जवाब शिकवा। तो उनको अल्लाह से शिकवा था कि भाई आपने हमारी हिफाजत नहीं की, हमने फ़ौजी दिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और आपने ये ऑटोमैन एम्पायर को बचाया नहीं। और उसके बाद में ये खिलाफत मूवमेंट शुरू हुई थी जिसको महात्मा गांधी ने भी सपोर्ट किया। तो ये जो दुख की कहानी है, मतलब कि हमें रिकग्निशन नहीं मिली, हमें अप्रिशिएट नहीं किया गया, हमारी कैपेबिलिटीज़ को नज़रअंदाज किया गया, ये इनके अंदर में सबसे बड़ा जज्बा है। ISI में, पाकिस्तान आर्मी में और पाकिस्तान के डीप स्टेट में, दे बिलीव दे आर अमंग द मोस्ट केपेबल पीपल इन द वर्ल्ड, and the West has not recognized them. So it's attention they want? It is attention, and the attention they can only get, and the recognition that they are a dominant player in the world. After all, they say that we defeated the German army in the Second World War, and the Japanese army. We defeated the German army in the First World War. So that, and we defeated the brought the Soviet Empire down. So we have this track record. और आपने हमको एक पराया स्टेट बना दिया, आपने हमको एक थर्ड वर्ल्ड लोअर लेस डेवलप्ड कंट्री बना दिया। बास्केट केस पाकिस्तान विच इज लिविंग ऑन बेल आउट्स। सो दे वांट दिस रिकग्निशन, एंड दे फील दैट द रिकग्निशन कैन ओनली बी अचीव्ड थ्रू स्ट्रेंथ एंड पावर, एंड दैट स्ट्रेंथ एंड पावर कम्स फ्रॉम न्यूक्लियर पावर, एंड इट कम्स फ्रॉम मॉनेटरी पावर, एंड दैट टू दिस एक्सटेंट दे हैव अचीव्ड so far. They have an independent nuclear deterrent. They are in bed with the Chinese and the North Koreans. आपको लगता है सर कभी शोडाउन होगा, प्रॉपर शोडाउन वॉर? अब ये कौन कह सकता है भाई, मैं तो कोई वो एस्ट्रोलॉजर तो हूँ नहीं, एंड सो आई कांट प्रेडिक्ट दैट। बट द कैंप्स आर डिसाइडेड, पता है हमको कौन किसके साइड पे है। हाँ, वो तो आपको पता है, लेकिन ये जो सांघाई कोऑपरेशन मूवमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है SCO, दैट यू नो दैट द मेन प्लेयर्स आर रशिया, चाइना, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड ये जो आपका है ईरान। एंड ब्रिक्स में तो ईरान ऑलरेडी घुस गया है, और टर्की भी घुस गया है या घुस रहा है, या आई थिंक वो उन्होंने दे मे हैव रिफ्यूज्ड इट, और सॉरी UAE is already joined, and Iran has joined, and Pakistan has applied for it. Saudi Arabia refused. Turkey has got an application pending. We are trying to block it, but we are outnumbered. तो सर अगर हुआ फेस ऑफ तो कौन खड़ा हुआ हमारे साथ? कैन वी ट्रस्ट द अमेरिकन्स टू डू इट? See, the Americans basically have their own self-interest. They are not interested in India per se. उनको इंडिया में इंटरेस्ट ये है कि इंडिया हैज़ अ बिग आर्मी, इट इज़ अ बिग नेशन, इट हैज़ गॉट अ वेल डेवलप्ड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स अ न्यूक्लियर पावर. Or Indians provide the brains for the United States research. After all, what is the US a leader in? Technology and capital. और टेक्नोलॉजी और कैपिटल के अंदर USA में सारे जो ब्रेन्स हैं वो देसी ब्रेन्स हैं, इंडियन ब्रेन्स हैं. सो दे रियलाइज द वैल्यू ऑफ इंडिया, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट दे वांट द ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड, क्योंकि वो इतने सालों से लड़ाइयों में फंसे हुए हैं और इतने बॉडी बैग्स आ चुके हैं कि नाउ इट इज़ नॉट पोलिटिकली एक्सेप्टेबल फॉर द अमेरिकन पॉपुलेशन टू फाइंड बॉडी बैग्स कमिंग अप इन एनी न्यू वॉर. तो वो चाहते हैं प्रॉक्सी. नाउ द point is that we have to also decide what is good for us. That where is the technology going to come from? Are we more comfortable being a subset of China, or are we more comfortable being a subset of America? In America, we have NRI population. There are Indians in the political system, but there are none in China.
सो ये चॉइस करनी है, पर अल्टीमेटली ये जो दुनिया है वो दो कैंप्स में डिवाइड हो रही है, एक अमेरिकन कैंप है और एक चाइनीज़ कैंप है। और चाइनीज़ कैंप के जो मेंबर्स हैं आपको पता कौन है, अमेरिकन कैंप के आपको पता कौन है। आप मझधार में फंसे हुए हो तो आपको किसी किनारे आना है। बस सर ऐसा एक बार हिस्ट्री में हो भी तो चुका है। वो नॉन अलाइंड मूवमेंट ने तो हमें तबाह किया। वो नॉन अलाइंड मूवमेंट का जो आइडिया बना था उसके कारण से ही ये सारा बवाल मचा है चाइना के साथ में। और ये जो नॉन अलाइंड मूवमेंट नहीं बनता और हम जो अमेरिकन्स के साथ में 1949 में अलाइन हो जाते, तो जो ये सारे एशियन टाइगर्स हैं ना, ये तो कब्ज हैं, हम तो बड़े भारी टाइगर बन गए होते। तो दैट वाज द स्ट्रेटेजिक मिस्टेक। तो अब ये कहते हैं कि नॉन अलाइनमेंट का नया नाम है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। बट ऑटोनॉमी, यू डोंट हैव द टेक्नोलॉजी, यू डोंट हैव द इंडस्ट्रियल बेस। आपकी इंडस्ट्रियल बेस ये चीनियों ने बर्बाद कर दी है। इन द लास्ट 20 ईयर्स 100 बिलियन का आपका ट्रेड डेफिसिट है और हमारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। लोग यहाँ से एंटरप्रेन्योर्स से, इंडस्ट्रियलिस्ट से ट्रेडर्स बन गए because they're making more money trading Chinese products. Yes. But why should we have to buy agarbattis made in China? You tell me that. Because they make it cheaper. That's no excuse. This is our country. These are our products. If they make it cheaper, they are subsidizing Chinese labor. So they're actually exploiting Chinese labor to enable cheap products to flood other markets, because those markets, their industry has to be destroyed. This is a weapon. It's a weapon. Trade is a weapon. Do you know that there are two countries in the world? One is Egypt and the other is China. They decided that they would cut down on expanding agriculture because agriculture requires water. आपने सुना होगा एक ज़माने में नाइल डेल्टा में ये कपास पैदा होता था, उसके पहले गेहूं पैदा होता था। जो ये पूरा रोमन साम्राज्य था वो पूरा का पूरा अपने सारा जो गेहूं है वो इजिप्ट से आता था, उगता था नाइल डेल्टा में। तो इजिप्ट ने कहा कि भाई ये जो पानी इस्तेमाल हो रहा है, वी नीड इट फॉर अदर पर्पसेस, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सपैंड एग्रीकल्चर, तो वील इम्पोर्ट। तो चाइना ने भी ये डिसाइड किया कि भाई हमने दुनिया की फैक्ट्री बननी है। दुनिया की फैक्ट्री बनने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में पानी का बहुत इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। तो हम वी आर बेटर ऑफ सेलिंग मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स एंड इम्पोर्टिंग फूड स्टफ्स। तो जितना वो एग्रीकल्चर को एक्सपैंड करना चाहते थे या सोच रहे थे, उन्होंने डेंग शाओपिंग के टाइम से उन्होंने उसको कट बैक किया। And they are importing soybean, they are importing all these food products because वो पानी इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको उन्हें हथियार बना के दुनिया को बर्बाद कर दिया। Everybody is reliant on Chinese supply chains. Yes. तो we are all now beholden to China. सर वो भी तो फिर बिगोल्डन है। एक ग्लोबलाइजेशन का ट्रेड का अगर वो है नेटवर्क, तो अगर दिक्कत होगी। पर इन्होंने ट्रेड के टर्म्स को ट्विस्ट कर दिया ना। इन्होंने अपने लेबर को एक्सप्लॉइट करके दुनिया पे हावी हो गए और दुनिया की इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। अब दुनिया जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट डिविएंट ग्लोबलाइजेशन के अंदर में घुस गई। ये भी तो डिविएंट ग्लोबलाइजेशन है, दैट यू आर यूजिंग ट्रेड टू डिस्ट्रॉय द इकोनॉमिक बेस ऑफ द अदर कंट्रीज। यस। सो अदर कंट्रीज आर सफरिंग एंड वी आर सफरिंग बिकॉज $100 billion ट्रेड डेफिसिट ईयर अपॉन ईयर एंड ग्रोइंग। तो देखो जैसे फॉर इंस्टेंस माई काउंटर आर्ग्यूमेंट हियर इज, दुनिया बोलती है फ्री एंटरप्राइज होना चाहिए, ट्रेड होना चाहिए। अगर कोई कंपेरेटिव एडवांटेज ले रहा है अपने, उसको डेमोक्रेसी को ही उसने साइडलाइन कर दिया और अपने पॉपुलेशन को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो उसको रोका कैसे जाए? उसको रोका जाए बाय पुटिंग टुगेदर ऑल योर कलेक्टिव विजडम एंड रीस्टार्टिंग एंड industrializing your economy. Today we are suffering from de-industrialization of Indian economy. आप दो broad industrial categories को लीजिए, chemical engineering, metal manufacture. These are the industries that provide employment. ये तबाह हो रही हैं from too much competition by the Chinese. अब ब्रिटेन के साथ क्या हुआ था कि 1970s में उनकी मोटरसाइकिल इंडस्ट्री बंद हो गई
उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बंद हो गई, उनके ये वाइट गुड्स की इंडस्ट्री बंद हो गई, कुछ नहीं बन रहा था वहाँ पे। पर उनकी भाई 65 मिलियन की आबादी है, हमारे तो 1.5 बिलियन की आबादी है। कैन वी सबसिस्ट, कैन वी एग्जिस्ट एज अ सर्विस इकोनॉमी? कैन वी एग्जिस्ट as you see, manufacturing has only 13% share in the GDP today. But how much of manufactured goods are you consuming? What is the consumption of the percentage of consumption of manufactured goods? I don't know the figure, but it's much higher than 13%. 13. Everybody is using that. So how are you going to exist, and how are you going to provide jobs to all your youth who come with aspirations to all have iPhones and fancy cars? वो कहाँ से पूरा होगा? जो आपकी इंडस्ट्री नहीं होगी तो एग्रीकल्चर तो करने नहीं देगी, और एग्रीकल्चर में भी प्रॉब्लम पड़ रही है बिकॉज देयर इज नॉट इनफ रिम्यूनरेशन टू द फार्मर। सर्विस इंडस्ट्री बच जाती है। प्रॉब्लम अब उसके साथ ये है कि एआई में पीछे रह गई इंडिया। कुछ नहीं है एआई के नाम पे हमारे यहाँ पे। एआई में ऑलरेडी बहुत आगे भाई एआई शुक्र करो कि नहीं आई है, जो बचे कुछ यहाँ पे नौकरियाँ थी वो भी चली जाएंगी एआई के साथ में। बट वो तो आएगी सर, उसको सी इन अमेरिका टुडे the AI has replaced the chartered accountant. In America, he's called a certified public accountant. Now, no longer there are individuals who are CPAs. It's all done through AI. You don't have any labor problem. You don't have any union problem. You don't have any leaves, छुट्टी, nothing. No hassle. अब आप ये सोचिए कि जो ये यहाँ पे CA सारे बंद हो गए तो क्या होगा? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का क्या होगा? तो शुक्र करो कि ये नहीं आई। अभी इसमें देयर इज अ flip side also, that there's a negative aspect. But positive aspect is that because of too much competition from China, if there was a competition from AI, we will be finished. So you project a bright future for India or no? See, it depends how the international arena moves. And I feel that government of India should have gone into a serious rethink after COVID on how to revitalize Indian industry. But they have not done that. They have allowed more Chinese imports. So I think that unless and until we know that what is going to be the consequences 5 years and 10 years down the road for all these increased Chinese imports, somebody needs to assess what is going to happen in 5 years and 10 years time. और ये जो graduates निकल रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे, कहाँ अब्जॉर्ब होंगे, इनको कहाँ नौकरियाँ मिलेंगी? यहाँ से आपके कोई 13-14 लाख स्टूडेंट जो है बाहर पढ़ रहे हैं। अब वो सारे के सारे आपका जो क्रीम है वो वहाँ चला गया, वो सारे वहाँ पे अब्जॉर्ब हो जाएंगे उन देशों में। यहाँ पे वो लोग रह गए जो जिनके पास पैसा नहीं था या उनके पास इतनी दिमाग नहीं था कि उनको स्कॉलरशिप मिले कि वो बाहर चले जाए, वो रह गए। अब उनके लिए एवेन्यूज़ कितनी है? आबादी तो आपकी बढ़ रही है। सो हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व दिस एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, एंड हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व विद द वेब एंड विद यूट्यूब? यू नो दैट टुडे in the UK, in the under 35 age group of males, 53% of them are watching YouTube. Nobody watches conventional television. Nobody watches, hardly anybody watches BBC. So it's YouTube, because they have grown up watching YouTube, and they've continued with this when they become adults. So when you are exposed to the whole world, तो आपकी तो महत्वाकांक्षा है कि भाई मेरी भी लाइफ उनके जैसे हो। वो कैसी पूरी होगी और कौन सा पॉलिटिशियन ये पूरी करेगा? तो ये सोचने वाली बात है कि वी नीड टू थिंक 15-20 years ahead कि वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, हाउ डू वी गेट आउट ऑफ दिस चाइनीज ग्रिप। ये रेसलिंग का वो है ना, लॉक होता है ना, उन्होंने हमें लॉक कर दिया है। अब उससे हम कैसे उनके चंगुल से निकल के अपने आप को फिर से आबाद करें, हमारी इंडस्ट्री को आबाद करें? निकलेंगे सर, निकलेंगे। उसमें अगली बार जो यार हम तो पता नहीं हमारे लाइफ टाइम में होगा कि नहीं, आपके लाइफ टाइम में होगा। नहीं सर, जब अगली बार हम बात करेंगे तो आई एम श्योर वहाँ पे कुछ सोल्यूशन निकलेंगे आपसे बात करके कि कैसे निकलना है उससे। हम तो कम्प्लीटली डिट्रैक्ट हो गए ये किताब से। नहीं सर, बट ऑफ कोर्स आई थिंक इट्स फॉलोज द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, बिकॉज इसमें आपने जो बताया that is happening all around us.
आपने इंडिया के बारे में ज़्यादा लिखा नहीं है, बट ये इंडिया के ये आसपास किताब इंडिया की नहीं है, ये तो किताब पाकिस्तान की है। मैं इंडियन इकोनॉमी पे एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मैं इंडियन पॉलिटिक्स पे हूँ, ना मैं इंडियन इस पे हूँ। बट मैं तो ये इस पे एज अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स मैंने ये 5 अभी तक किताबें लिखी हैं। वेरी इंटरेस्टिंग इन फैक्ट, बट एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। इन किताबों से सबसे अपेरेंट बात यही निकली, एल चापो हो, क्रिस्टल मेथ हो, इंडिया हो, चाइना का ट्रेड, सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। ये सब लेवरेज पॉइंट्स हैं, बिल्कुल और कौन किसको लेवरेज अच्छे से कितना करता है वो उतना आगे निकल जाएगा या वो उतना पीछे चला जाएगा, यही समझ में आया मुझे तो। बिल्कुल। और सर इस पर्सपेक्टिव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मज़ा आया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत मज़ा आया और बहुत समझ में आया मुझे। ऐसी ऐसी बातें जो शायद कभी किसी पिक्चर में भी नहीं सुनने को मिलेंगी, सच हैं। द ट्रूथ अराउंड अस इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड, एंड हाउ इट इज़ कनेक्टेड कभी ऐसे नैरेटिव एक फ्री फ्लोइंग स्टोरी में कोई बता नहीं पाता। बट आज के गेस्ट इकबाल चंद मल्होत्रा जी ने बड़े अच्छे से समझाया हमें। इट्स अ प्रिविलेज स्पीकिंग टू हिम, इट्स वेरी इनलाइटनिंग। अगर आपको इस पॉडकास्ट में कुछ पर्टिकुलर चीज़ अच्छी लगी या नहीं लगी तो हमको बताएं। लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल रीड ऑल योर कमेंट्स एंड वी विल कैरी द कॉन्वर्सेशन फर्दर. Also let me know if you want a part 2, and if you do, on which topics, and I'll try to make sure that happens. Thank you.